फेसबुक पेज पर जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमियों का मैं अजय पटेल वाजवी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर से सादर प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले टेक्निकल इशू के कारण जो देर हुआ इस कार्यक्रम को लेके उसके लिए मैं इस पूरी टीम के साथ आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का जो सत्र है हमारा, उस सत्र का जो नाम है कि साहित्य के बदलते स्वरूप। और इस पर आज आप सभी के बीच में यक्षिणी से ख्याति प्राप्त कि डिजिटल रूप में, डिजिटल ऑडियो रूप में यक्षिणी बुक को लाकर और काफी ख्याति बटोरने वाले युवा लेखक, जिनकी अभी बेगानी रूह नाम से एक किताब आई है जो भी काफी चर्चा में बनी हुई है। यह लेखक हमारे आनंद उषा बारोकर जी हमारे साथ हैं। और इनसे हम बात करके आप सभी लोगों तक यह बात प्रेषित करने का प्रयास करेंगे कि साहित्य के बदलते स्वरूप एक युवा लेखक की दृष्टि में क्या है। तो सबसे पहले आनंद उषा बोरकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका। और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होता है हमारे दर्शकों की तरफ से कि जब आप साहित्य की तरफ बढ़े तो साहित्य की कौन सी विधा से सबसे पहले आपका परिचय हुआ, या आपको कौन सी विधा ने अपनी तरफ आकर्षित किया? जिस साहित्य की जो सबसे पहली विधा जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित की थी वो थी कहानियां। मैंने मंटो सर को रीड किया था। जब मंटो सर को मैंने रीड किया उसी के बाद मतलब कहानियां लिखने का जज्बा आया था अंदर। जी, तो कहानियों के माध्यम से आप साहित्य से नजदीक हुए। और हाँ जी। मंटो मंटो की कहानियों को लेकर साहित्यिक जगत में काफी विवाद रहता है, जैसा कि अभी जो नई हिंदी है उसको लेकर जिस तरह का विवाद रहा है उसी तरीके से साहित्यिक प्रासंगिकता को लेकर काफी विवाद रहता है, उनके विषय वस्तु को लेकर। जी। ऐसा कहा जाता है कि उसे समझने के लिए एक नजरिया चाहिए। और आप हाँ इस समय जिस साहित्य को रच रहे हैं वह भी एक तरफ से एक अलग ही रूट है, एक अलग लाइन है। जैसे अगर आपकी पिछली किताब की बात की जाए, बेगानी रूह, जी। तो इस तरह की कहानियों को, कथानक को रचने के पहले एक रचनाकार, इसके पहले की पृष्ठभूमि क्या होती है रचनाकार का, वह क्या सोचता है आखिर। जैसे प्रेम की कहानियों को लेके कहा जाता है कि प्रेमी होना जरूरी है, तो इस तरह की क्या रचनाओं को लिखने के लिए क्या पृष्ठभूमि होती है एक लेखक की दृष्टि से? जब मतलब आप हॉरर कहानियां लिखते हैं तो मतलब इन केस आपको बिलीव तो करना ही पड़ता है कि मतलब कहने के लिए तो भगवान भी नहीं होते है ना, लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा होता लेकिन यकीन किया जाता है। लेकिन उसी तरह मतलब इन पे भी हमें यकीन करना चाहिए। बहुत मतलब जब से मतलब कहा जा सकता है कि जब से हम देवी देवताओं के बारे में सुनते हुए आए उसी वक्त से हम भूत प्रेतों के बारे में सुनते हुए आए, तो उन पे यकीन करना चाहिए मुझे लगता है। जब तक आप उन्हें महसूस नहीं करेंगे किसी चीज को तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो आपने दादा दादी उनसे कहानियां सुनी हुई है भाई, चलती हुई आ रही है, तो एक नजरिया तो यकीन करना पड़ता है। जब तक आप किसी चीज पे यकीन नहीं करेंगे तो उसको लिख नहीं सकते। यानी यह माना जाए कि यक्षिणी के लेखक और बेगानी रूह के लेखक को आत्मा, भूत प्रेत पर विश्वास है। जी। हाँ मतलब यक्षिणी पे सबसे ज्यादा कि यक्षिणी होती है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस उसको साधना, एक बार साधक साध ले तो सफल हो। मैंने कई कमेंट पढ़ा यक्षिणी ऑडियो बुक के जो नीचे रिव्यू था, तो उसमें कई लोगों ने लिखा कि इसका जो अंत है सर, हमें बड़ा मतलब दुखद, क्यों आपने किया, क्यों सारे दोस्त मर गए, कुछ आपको करना चाहिए था। लोग सुखांत की इच्छा रख रहे हैं, या लोग अभी भी लग रहा है कि उसके आगे का वर्जन भी चाह रहे हैं। इसको आप लेके क्या मेघ एक यक्षिणी फिर श्राप की से आ बात कर रहे सकती होगे। है? जी यक्षिणी तो कंटिन्यू, आप मेघ की बात कर रहे होगे। मेघ में के अंत हाँ। में सब दोस्तों का अंत हो गया था, बस जो बचा था वो बचे थे तन्वी और युग रुद्र। तो उसका सिलसिला ये था कि जब भी अच्छाई मतलब बुराई का अंत करने के लिए अच्छे लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो एक वही नजरिया था कि एक दोस्त अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अब एक नया युग लाने के लिए अच्छाई का, तो वो कुर्बानी दे देते अपने, इसलिए उनका अंत होना
जरूरी था। कुछ पाकर ही खोया जाता है, एक नया सवेरा लाने के लिए अंधेरे को मिटाना जरूरी था, और इसलिए एक एक करके उन्होंने सबने अपनी जान दे दी और एक नया सवेरा लेके आए। इसलिए दुखद भरा था। अ, अब हम बात करते हैं, अभी तक हम आपके साहित्यिक योगदान और आपके साहित्यिक रचनाओं पे बात कर रहे थे, अब हम आज की विषय वस्तु पे बात करते हैं, साहित्य के बदलते स्वरूप। जब एक लेखक, एक समय रहा जब लोगों ने किताबों को ज़्यादा अपने पास महसूस किया, किताबों को पढ़ने का एक अलग ही चस्क होता है लोगों का। और ऑडियो फॉर्मेट आजकल जो आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या यह किताबों का स्थान ले पाएँगे? मैं अगर अपनी नजरिए से देखूं तो स्थान ले चुके हैं 50%। मतलब मोस्टली आजकल ऑडियो बुक प्रिफेयर की जाती है बुक की जगह। अब ये वक्त के साथ बदलना है, मतलब हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। देखा जाए तो पुराने जमाने में लोगों के पास वक्त रहता था किताबें पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास इंटरटेनमेंट के लिए कम जगह होती थी, मतलब कम चीजें होती थी। लेकिन आज तो किताब ऑडियो बुक्स एक ऐसी चीज है, जब आप मतलब अपनी ड्राइविंग भी कर रहे हो उस समय भी, मतलब आपकी कार में बज रहा है तो आप वो सुन सकते हो। किताबें मतलब लाइन में खड़े हुए हैं तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं, आप सुन सकते हो। तो ऑडियो बुक एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है आज के जमाने में लेखकों के लिए। एक जो नए लेखक आए हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब उसमें स्कोप है, आप करियर अपना देख सकते हो। मैं अपना करियर वैसे अभी उसी में देख रहा हूँ, ऑडियो बुक्स में। मैं बस राइटिंग ही कर रहा हूँ अभी। जी, जी। अ, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि आजकल भी इस समय सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और उनको पढ़ने वालों की संख्या भी बड़ी मात्रा में है। जैसे फेसबुक हो गया, ब्लॉग हो गया। ब्लॉग तो लेखन का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया भी है। तो क्या फेसबुक लेखन को भी साहित्य, जो मुख्य धारा का साहित्य है, क्या फेसबुक लेखन को भी साहित्य रचना माना जाएगा? फेसबुक क्योंकि लेखन अगर को हम बहुत बदलते टिपिकल साहित्य के सवाल स्वरूप पूछा की है बात आपने। करें, नहीं, नहीं, अगर हम जी। बदलते स्वरूप में, तो हम इसे भी तो मानेंगे। तकनीकी में एक स्वरूप ये भी है, बहुत से लोग जिनको जो किताबों में नहीं किताब जिनकी नहीं आ सकती थी, या और सारे जो भी दुविधाएं होती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं किताब प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या किसी बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ नहीं सकते हैं, तो फेसबुक एक सहज है कि वहां पर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अपने तरीके से कहते हैं। और एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, बहुत से ऐसे फेसबुक पे लिखने वाले लोग हैं हाँ, जो फेसबुक पर लिखने के बाद किताबों की दुनिया में आए। तो आपको क्या उसको भी लगता वैसे है नया, कि क्या हाँ उसको फेसबुक, नया साहित्य माना जा हाँ, सकता है, बट प्रॉब्लम ये है इन केस कि अगर उसको साहित्य मान ले तो उसमें कॉपीराइट जो एक चीज होती है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फेसबुक में आपने भी देखा होगा कि लाइंस तो लिख देते हैं, लेकिन वो लाइंस किसकी रहती है वो चीज नहीं लिखते। तो एक सत्यापन ही नहीं हो पाता है कि उस उसको उसको उस रचना को किस रचनाकार ने लिखा हुआ था। लेकिन अगर वो रचनाकार उसकी लाइन के नीचे अपना नाम लिख दे या जिसने उन्होंने लिखा है, तो वहां से उसको साहित्य माना जा सकता है। साहित्य मानने के लिए रचनाकार का नाम होना जरूरी है, और वो हर एक रचना जो किसी पाठक के मन को छू जाए वो रचना है, उसको साहित्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बात आपने बहुत सही कहा कि साहित्य का दर्जा उसे दिया जाना चाहिए जिसे पाठक स्वीकार करे। हाँ, पाठक की स्वीकृति ही बताती है कि यह साहित्य है या वक्त के नहीं साथ है। मतलब तो ऑथर्स इस को भी हिसाब से, मतलब। जी जी, कहिए। हाँ, तो इस हिसाब से तो जो नई वाली हिंदी का जो एक विवाद है, जो मुख्य धारा का जो साहित्य है, जो उसे स्वीकारोक्ति नहीं देता है, तो इसे आप क्या क्या समझते हैं इस नजरिए से? मुझे तो लगता है कि नई वाली हिंदी को स्वीकारा जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो एक वक्त था जब हिंदी की किताबें पब्लिश इतनी नहीं होती थी, लेकिन नई वाली हिंदी जो लेके आए तो वो उसको धारा को आगे बढ़ा रहे। मतलब पाठक, अब पहले एक ये होता था कंटेंट, देखा जाए तो रीडर्स को जो होते थे वो इंग्लिश किताबों के साथ ज्यादा फोटो खींचते थे, लेकिन अब हिंदी किताबों के साथ भी फोटो खींचा जा रहा है, इनकेस उनको हाईलाइट करके शेयर किया जा रहा है हिंदी की लाइनों को। तो मतलब, और हिंदी बोलचाल की भाषा वो होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ सके। तो नई वाली हिंदी को स्वीकार करना चाहिए। आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, ये तो है। हाँ, मतलब यही प्रकृति भी बात हिंदी, बदलती है और हमें हाँ, भी बदलना यही पड़ेगा। बात हिंदी, हाँ, यही बात हिंदी के पाठकों के लिए और हिंदी के जो मठाधीश माना जाए, जिन्हें की जो कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है,
आधिकारिक रूप से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने की। तो यही बात उनके लिए भी है कि क्या वे लोग हिंदी भाषा के इस बदलते हुए स्वरूप में तकनीकी को महत्व देंगे? क्योंकि आज जो भी चीजें हो रही है, मार्केटिंग एक जरिया कहा जाए, तो वो भी तकनीकी ही है। तो क्या वे लोग तकनीक को स्वीकार करेंगे? मुश्किल है स्वीकार करना, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। मतलब क्योंकि ऐसा कहा जो जाता है, जो ऊपर, स्वीकार नहीं करेगा, समय के साथ जो नहीं बदलेगा, तो समय उसे बदल देगा। हाँ, स्वीकार करना चाहिए वक्त के साथ सब चीजों को। टेक्निक हमारे मतलब साथ इन, एक दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं, हेलो आनंद जी, आपकी किताब बहुत पसंद आई। मेरा एक सवाल है, हॉरर स्टोरी लिखने के लिए उससे संबंधित क्रियाओं की जानकारी और आवश्यक चीजें कैसे ढूंढी जाती है? कि मतलब मैं जो मोस्टली चीजें ढूंढता हूँ अपने रिसर्च के लिए, वो किताबों से ढूंढता हूँ। उनसे रिलेटेड बहुत सारी किताबें होती है, और आजकल मतलब एक अब किताबें अच्छे से अवेलेबल है, तो उन किताबों से मतलब मिल जाती है। और कुछ नेट है, रिसर्च है, और बहुत सारी किताबें, मतलब आप किताबें रीड करेंगे ना, बहुत पुरानी किताबें होगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि वहां पे मतलब भूत पिशाच। कुछ किताबें जैसे बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड का क्या इतिहास था, वहां पे क्या क्या जादू टोना होता है, तो पूरी चीजें उस किताब में लिखी हुई है। तो ऐसी उन्होंने गोवा पे बनाई है। एनबीटी समथिंग प्रकाशन है, इंडिया का ही एक नया ट्रस्ट है, तो उन्होंने पब्लिश करी है। तो वहां से पूरी चीजें पता चल सकती है किताबों से, जादू टोने के बारे में भी। और मोस्टली देखा जाए तो आप जब अपने एरिया में जाएंगे, अगर दादा दादियों के साथ बैठेंगे या बुजुर्ग लोगों के साथ, तो कोई ना कोई सी भूत का किस्सा और उससे जुड़ी रिलेटेड चीजें तो पता चल ही जाएंगी। हम्म। तो मेरा वो प्रश्न रह गया, मैंने एक कमेंट पढ़ा दर्शक का। प्रश्न था कि मैंने आपको प्रश्न वो किया था कि क्या जो तकनीकी को स्वीकार करेंगे, जो हिंदी के जिम्मेदार पर्सन हैं, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं आधिकारिक तौर पर। और हाँ, उन्हें स्वीकार जैसे करना ऑडियो चाहिए, फॉर्मेट, लेकिन हाँ, जहाँ लोग नई वाली हिंदी को मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो क्या ऑडियो फॉर्मेट को, प्रश्न का मूल्य ये है कि क्या ऑडियो फॉर्मेट को साहित्य मानेंगे? ये मुश्किल, ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमारा काम है कि मतलब रीडर्स को कुछ नई चीजें देना, हम लोग उन्हें वो दे रहे हैं। हम लोग इसलिए काम नहीं कर रहे ऑडियो फॉर्मेट में वर्क कि हमें ख्याति प्राप्त करनी है या कोई सा अवार्ड चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं कि रीडर्स सुने, उन पे जो उनकी पढ़ने की शक्ति है जो कम हो गई है, तो वो रीड उसको सुन के वापस वो चीज जगाई जा सके। उसको सुन के जब मतलब मैं कहानियां लिखता हूँ, तो उसमें बहुत सी मैंने मंटू सर का जिक्र किया है, बहुत से तंत्र मंत्र का जिक्र किया है। तो रीडर्स ने उन चीजों को मुझसे पूछा कि आपने कौन सी किताब का में से रीड किया था, तो मैंने उन्हें बताया, तो वहां से उनकी एक इच्छा जागृत हुई। तो हमारा काम तो यही है कि हम उन्हें किसी ना किसी नए तरीके से साहित्य से जोड़े रखें। और साहित्य मतलब ऊंचा तभी रहेंगे उस पद पे जब लोग उससे जुड़े। तो नई नई विधाएं तो आनी चाहिए। आपने बहुत सही बात कहा कि हिंदी की सेवा हो रही है, वो किस विधा जी। में हो रही है, उस विधा की मान्यता होनी चाहिए। जी। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे इस सेशन को वरिष्ठ लोग देख रहे होंगे, तो इस चीज को समझेंगे कि रचनाकार अपना धर्म निभा रहा है, वह रचनाएं रच रहा है और अधिक से अधिक लोगों को हिंदी भाषा से और इस रचना से जोड़ रहा है। जी। तो अब वो चाहे बुक में आए, क्योंकि अच्छा, एक प्रश्न और बनता है इसी पे कि चाहे वीडियो हो, क्योंकि आज का जो युग चल रहा है वह वीडियो का युग चल रहा है पूरी तरीके से। जी। कुछ भी हो, अब सारी रचनाएं या सारी चीजें वीडियो फॉर्मेट में ही आ गई हैं। और फिल्मों के कथानक की भी बात कही जाए, तो सबके पीछे जो न्यू है, जो जड़ है, वह एक कलमकार ही है। तो आगे क्या आपको लग रहा है कि किताब, और किताब के बाद ऑडियो, और ऑडियो के बाद भी क्या कुछ भविष्य हो सकता है? हाँ, मतलब ये सफर है। अगर मैं अपना देखो, तो जो मेरी किताब थी वो पहले ऑडियो में आई है। और मतलब पहले तो पेपरबैक में आई थी, फिर वो ऑडियो में आई, और अभी उसमें मतलब वर्क चल रहा है वीडियो का भी। तो मतलब एक फॉर्मेट तो ये है कि वीडियो में आ सकती है। मतलब हाँ, ये फॉर्मेट देखा जा सकता है कि आपकी किताबें, लेकिन उस तरीके से उसे लिखा जाना चाहिए। और उसमें तभी वो संभव है जब उसको नई वाली हिंदी की तरीके से देखा जाए। तो यदि आपको कोई सा अवार्ड चाहिए, है ना, तो आप उसको साहित्यिक नजरिए से लिखे। लेकिन आपको आपके पाठकों को दिल को छूना है, तो आप उसको नई वाली हिंदी के तरीके से लिखिए।
वो भाषा ही किस काम की जो आपके पाठकों को समझ में ना आए, हाँ जी। आपके कहने का तात्पर्य। हाँ। अनमोल सर, मेरे जो कुछ क्षमा प्रार्थी मैं इसलिए हूँ कि मोबाइल का बैटरी जो है वह बहुत ही तेजी से डिस्चार्ज हुआ है। अब इसका रीजन जो भी रहा हो, अभिनव जैन जी पूछ रहे हैं, किसी लेखक की किताब की तुलना किसी अन्य लेखक की किताब से करना कितना सही है? सबकी अपनी अलग सृजनशीलता होती है, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए तुलना। मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्रेयोन है और एक पेंसिल है ना। अब इन दोनों की तुलना करनी है हमें। तो क्रेयोन का काम है उसमें कलर रंग भरना और पेंसिल का काम है लिखना, लेकिन दोनों क्रिएटिव है ना। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक दो यह दो बात लेखकों की किताब की तुलना करनी चाहिए। नहीं, ये बात तो सही भी है, क्योंकि सबका एक अलग अपना जॉनर है और सबका लिखने का एक हाँ। अपना विषय, और एक रुचि और एक। हाँ, बताएं। आप अपने आप को बांध नहीं सकते। और मतलब मेरा देखा जाए तो मेरा बेस्ट जो हॉरर, मतलब मुझे हॉरर लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी लव में गया ही नहीं हूँ, ना मुझे दूसरी विधा पसंद है। नहीं नहीं, सही है। अब जब अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ आएंगे, तभी तो एक गुलदस्ता होगा, और पाठक को एक गुलदस्ता ही चाहिए। हम्म। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। बहुत आनंद अच्छा जी था। का बहुत बहुत बेहतर प्रश्न था, अभिनव और जी। आनंद जी ने बहुत बेहतर जवाब भी आपने दिया। हाँ, अभिनव जी का बहुत अच्छा प्रश्न था। और आनंद सर, मेरा एक प्रश्न और आपसे हो रहा है कि जी। आपकी यक्षिणी इतनी प्रसिद्धि पाई, उसके जरिए आपको बहुत से लोगों ने जाना, तो यक्षिणी को लिखने के पहले आपके मन में क्या विचार आया था? क्या आपको लगा था कि इतनी प्रसिद्धि आपको मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। मतलब कोई भी कहानी जब भी कोई लेखक लिखता है तो प्रसिद्धि हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं लिखता है, वो बस घुस जाता है। यक्षिणी लिखने के लिए मेरे को पूरा 3 मंथ लगा था, जब मैं सिर्फ उसकी रूपरेखा बनाने के लिए। मतलब मेरा एक दोस्त था अमित, हम उससे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो उसने जगह बताई। तो पूरा मतलब ख्याति प्राप्त करने के लिए हम कुछ करते ही नहीं है। बस ये होता है कि जब साहित्य में जाते तो उसमें डूब जाते हैं, और डूब के कब कुछ नया निकल आए हमें खुद पता नहीं रहता। मतलब बहुत सी चीजें मतलब खोनी पड़ती है साहित्य में डूबने के लिए। साहित्य में डूबने के लिए आपने सही कहा ये बात। और अब एक प्रश्न मेरा आपसे जा रहा है, आप भोपाल में अभी फिलहाल रह रहे हैं, तो भोपाल में साहित्यिक गतिविधियां क्या हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है, भोपाल की जो जमीनी स्तर पर जो साहित्यिक गतिविधियां हैं क्या हैं वर्तमान भोपाल में? में साहित्य तो है, लेकिन एक चीज है कि वो ख्याति मिलती नहीं है अब। मतलब हर जगह ये है कि मतलब कुछ चीजें है गवर्नमेंट ने करके रखी है कि आप केंद्र रविंद्र भवन है, लेकिन उतनी चीजें होती नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए जो ऑनलाइन जो चीजें वो बहुत बेटर है। भोपाल में उतनी ज्यादा गतिविधि साहित्य को लेकर नहीं होती है। तो अ, प्रिय दर्शकों, हम अपने इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इसके लिए जी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ विशेष तौर पर, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। तो अचानक से कुछ भी बंद हो उसके पहले बताकर और इस सेशन को समाप्त करना। आनंद जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और जी मुझे भी हमें आशा आपसे ही बात नहीं करके बल्कि बहुत अच्छा लगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को हॉरर कहानियों के पीछे लिखने का लेखक का क्या नजरिया होता है, क्या दृष्टि होता है, यह इसके साथ साथ साहित्य के बदलते स्वरूप पर एक अच्छी चर्चा आपको सुनने को मिली होगी। आप अभी तक हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का। जी।